नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो के जरिए हम निवेश के हर पहलू पर तमाम बारीकियां आपको समझाते हैं, बनवाते हैं आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। इथेरियम मर्ज क्या क्रिप्टो निवेशकों के लिए बेहतर है? और अपग्रेड होने के साथ ही इथेरियम 99% कम बिजली का करेगा इस्तेमाल। कैसे, जानेंगे आज। कैसे बनते हैं शेफ, क्या है इसमें करियर और जॉब के ऑप्शंस, जानेंगे आज। रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जिंदगी के लिए कैसे करें प्लानिंग ताकि ना हो कभी पैसों की दिक्कत। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर इंतजार होता है हमें आपके सवालों का। चलिए, तो यहाँ पर आज शो की शुरुआत हम करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ, जहाँ पर जितनी भी तमाम खबरें हैं और जिस भी तरह से हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो बाजार डेवलप हो रहा है आए दिन, इसी को हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं कॉइन क्रंच इंडिया के फाउंडर नैमेश संघवी। नैमेश, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहाँ पर आज क्रिप्टो बाजार पर हम पैनी नजर रखेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले इथेरियम का जो अपग्रेड आया है रमेश, और जो लगातार खबरों में भी छाया हुआ है, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में हमें समझाएं। थैंक यू कविता जी, बिल्कुल समझा सकता हूं मैं। अगर हम बहुत ही ज्यादा इसको सिंपली समझना चाहे तो इथेरियम जो है उसको प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस से प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस में ट्रांजिशन हो चुका है। यानी कि इससे पहले, आज से पहले, मर्ज से पहले इथेरियम पे जो भी माइनर्स होते थे, जो इथेरियम के ब्लॉक या इथेरियम के जो ट्रांजैक्शंस है उनको वेरीफाई करते थे और उनको वैलिडेट करते थे और ब्लॉकचेन में डालते थे, वो माइनर्स को ये करने के अलावा एक और प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती थी, जिसको हम प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। तो जितनी उनकी एनर्जी जा रही है ट्रांजैक्शंस कलेक्ट करके ब्लॉकचेन में डालने की, उससे 99 100 टाइम्स ज्यादा एनर्जी जाती थी इलेक्ट्रिसिटी में। ये जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया इसलिए गया था कि जैसे ही आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ये एक प्रूफ हो जाता है कि आपने मेहनत करी। इट्स अ प्रूफ ऑफ वर्क कि आपने मेहनत करी इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपको ये ब्लॉक बनाने का मौका दिया जा रहा है और आपको इसके अगेंस्ट रिवॉर्ड में नए इथेरियम टोकन्स दिए जाएंगे। सो इसको प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग बोलते हैं। लेकिन इसके लिए हजारों करोड़ों ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिसको हम ग्राफिक कार्ड्स भी बोलते हैं, ये एक साथ दुनिया भर में चलते रहते हैं ताकि ये इथेरियम नेटवर्क जो है वो चलता रहे और उसमें कोई ग्लिच ना आए। तो वो हजारों करोड़ों इथेरियम माइनर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करीबन 0.2% इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया की है, उतनी होती थी। अब प्रूफ ऑफ स्टेक में यही माइनिंग होती है, लेकिन हम जो स्टेकर्स है, जो माइनर्स है, उनको ये नहीं बोलते कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम उन्हें बोलते हैं कि आप अपना जो इथेरियम है, आपका डेडिकेशन इस नेटवर्क के लिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका इथेरियम है उसे हमारे साथ लॉक कर दो। अगर आप अपना इथेरियम हमारे साथ लॉक कर दोगे तो आपको मौका दिया जाएगा ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का, वैलिडेट करने का और ब्लॉकचेन में ऐड करने का। हमने वो जीपीयू के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी प्रूफ ऑफ वर्क के लिए, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो हटा दिया है। और हम अब प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी कि जितना ज्यादा स्टेकिंग, यानी कि जितना ज्यादा लॉकिंग लोग इथेरियम करते हैं नेटवर्क पे, उनके बेसिस पे उनको माइनिंग की प्रोविजन दी जाएगी। उस तरह का कंसेंसस मॉडल अब आ चुका है। तो जब आप बोलते हो कि 99% एनर्जी एफिशिएंट हो गया, इसका मतलब यह है कि अब हमें ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या ग्राफिक कार्ड्स चलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए 99% जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी ग्राफिक कार्ड्स चलाने के लिए, वो अब नहीं यूज हो रही है और इथेरियम जो है वो स्टेकिंग के जरिए चल रहा है, ताकि 0.5 और 1% ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी में अब ये पूरा का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो सकता है। तो ऐसे में अगर मैं इथेरियम में जिनके पास इथेरियम है, निवेशकों के लिहाज से अगर समझना चाहूँ, तो किस तरह का बदलाव उनके लिए ये मायने रखता है? क्या बदलाव आएगा अब उनके लाइफ में इथेरियम को लेकर?
कविता, इथीरियम जो प्रूफ ऑफ स्टेक मर्ज है, जो मर्ज हम बोलते हैं या ट्रांजिशन टू प्रूफ ऑफ स्टेक बोल रहे हैं, वो एक सालों की मेहनत है, सालों की प्रिपरेशन है। 2020 में एक इथीरियम के साथ-साथ जो प्रूफ ऑफ वर्क चेन थी, उसके साथ-साथ एक प्रूफ ऑफ स्टेक चेन शुरू करी गई थी, जिसको बीकन चेन बोलते हैं, जो एग्ज़ैक्ट इसकी कॉपी होती थी। अब जाके वो जो प्रूफ ऑफ वर्क चेन है उसको हटा के सिर्फ ये बीकन चेन या प्रूफ ऑफ स्टेक चेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बट वो एक एग्जैक्ट कॉपी थी मर्ज के पॉइंट तक इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि निवेशकों को या जिन्होंने जिनके पास इथीरियम है या इथीरियम के बेसिस पे एनएफटीज है या टोकन है, उनको जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिमिलरली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सिर्फ जो जो नोड ऑपरेटर्स है, जो टेक्निकली इथीरियम पे काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा टेक्निकल चेंजेस करना पड़ रहा है, बट उनके पास काफ़ी टाइम था ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने के लिए और वो कर दिए गए हैं। सो एज़ एन इन्वेस्टर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे इथीरियम पहले यूज़ करते थे, वैसे ही आप अभी भी यूज़ कर सकते हो। वही वॉलेट्स है, वही अमाउंट्स है, वही ट्रांज़ैक्शंस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आपके लिए एक्सपीरियंस के मामले में अभी। तो ऐसे में अगर क्या मैं इसकी तुलना बिटकॉइन से कर सकती हूँ और बिटकॉइन और इथेरियम के बाज़ार में इसको लेकर अब किस तरह की हलचल होगी? क्या क्या इनको कंपेयर भी किया जा सकता है, टेक्नोलॉजीज़ को कंपेयर किया जा सकता है? गुड क्वेश्चन कविता। मैं ये बताना चाहूंगा आपकी ऑडियंस से कि बिटकॉइन जो है वो ओरिजिनली एक करेंसी की तरह क्रिएट किया गया था और आज उसको गोल्ड या डिजिटल गोल्ड यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है और वो करेंसी की तरह ऑपरेट करता है। मुझे आपको बिटकॉइन भेजना है, मैं आपको बिटकॉइन भेज सकता हूँ अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में। इथीरियम जो है उसको क्रिएट किया गया था एक अलग पर्पस से। इथीरियम नेटवर्क को एक वर्ल्ड वाइड ओपन कंप्यूटर की तरह बनाया गया था। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो इथीरियम का काम ये है कि एक आपके पास अगर गाड़ी है, उस गाड़ी को आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है, तो इथीरियम जो है वो उस गाड़ी के अंदर डाला जाने वाला पेट्रोल है। इथीरियम गैस फीस जो हम नेटवर्क में बोलते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इथीरियम नेटवर्क के ऊपर आप हजारों प्रोजेक्ट्स अपने खुद के बना सकते हो, जिनको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की तरह जानते हैं। सो इथीरियम जो है उसको बनाया गया था इस पर्पज से कि उसके ऊपर लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स करें, अपने एक्सपेरिमेंट्स करें और उसके ऊपर एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाए। जबकि बिटकॉइन जो है उसे एक करेंसी की तरह बनाया गया था और उसी तरह से यूज होता है। तो फंडामेंटली बिटकॉइन और इथीरियम दोनों ही बहुत ही डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है। और निवेशकों के बारे में आपने मुझे पूछा, तो आजकल ये न्यूज़ चल रही है कि शायद इथीरियम आगे चल के बिटकॉइन को फ्लिप कर दे, यानी कि बिटकॉइन से ज़्यादा मार्केट कैप हो इथीरियम की। मैं नहीं मानता, बट ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आज तक जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रहे हैं, यानी कि पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, बिटकॉइन और इथीरियम को छोड़ के, ये सब काम यही कर रहे हैं कि इथीरियम के जैसे नेटवर्क्स है और उसको तेज़ बनाया जा सकता है। अगर इथीरियम खुद इतना एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है और आगे चल के नए अपडेट्स के साथ वो फास्ट हो जाता है नेटवर्क, तो फिर ये सारे दूसरे नेटवर्क को की शायद जरूरत नहीं रहेगी और उनका बिजनेस इथीरियम कैप्चर कर सकता है। सो मेरा मानना है कि इन द लॉन्ग रन इथीरियम बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है और वो रहेगा। बिटकॉइन अलग से साइड में एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करेगा, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये दोनों कॉइन्स का ऊपर जाना सॉर्ट ऑफ, अगर क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाती है तो निश्चिंत है। तो मुझे एक चीज़ समझाएं नमिश, खबरें ये भी कह रही हैं कि इथेरियम में इस अपडेट के बाद ट्रेडिशनल एसेट्स की तरह वो ब्याज दे पाएगा। ये एक नई तरह की क्वालिटी है जो इसमें इंट्रोड्यूस हो गई है, ये कितना सही है? जी कविता, इसको समझने के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रूफ ऑफ वर्क में जब माइनर्स ब्लॉक इंट्रोड्यूस करते हैं नेटवर्क के अंदर, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करके इंट्रोड्यूस करते हैं और नए बने हुए इथीरियम उनको एज अ रिवॉर्ड मिलता है। बिटकॉइन में भी यही है, आप जब एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस करते हो तो 6.25 नए बिटकॉइन जनरेट होके आपको मिलते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्योंकि आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो, बट आप अपने इथीरियम लॉक करके रख रहे हो और आपको नए इथीरियम जनरेट करके मिलेंगे, तो हम इसको एक इंटरेस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक्चुअल इथीरियम लॉक किया है और आपको रिवॉर्ड में नए जनरेटेड इथीरियम मिल रहे हैं। जबकि माइनिंग के टाइम पे प्रूफ ऑफ वर्क में आपको एक्चुअल करेंसी लॉक नहीं करनी पड़ती थी, आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ती थी, इसलिए उसको हम माइनिंग रिवॉर्ड्स बोलते हैं। और हम यहाँ पे जो स्टेक करते हैं, यानी कि हम अपना इथीरियम लगा रहे हैं, वहां पे लॉक करके रख रहे हैं,
और हमें रिटर्न में नए इथीरियम मिल रहे, इसलिए हम उसको स्टेकिंग रिवार्ड या तो इंटरेस्ट या एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट पे इंटरेस्ट मिलने को भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ऑलराइट, आप हमारे साथ हैं और इथेरियम अपग्रेड के अलावा हम और कोई बात ना करें क्रिप्टो बाजार को लेकर, ऐसा हो नहीं सकता। तो पिछले दिनों निमेश, मैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स से मैंने बात की है जो कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहा करते थे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब उनका रुझान थोड़ा सा क्रिप्टो को लेकर ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद क्रिप्टो विंटर का ही असर है जिस पर अमूमन आप और हम बात करते रहते हैं। तो ये मुझे बताएं कि अब उनका रुझान क्रिप्टो में कम हो रहा है और इक्विटी की ओर बढ़ रहा है। क्या वाकई ये सच्चाई है? क्या ये वाकई क्रिप्टो विंटर एक रीज़न है जिसकी वजह से जो गाहे बगाहे आ जाते हैं क्रिप्टो बाजार में, वो निकल भी जाते हैं जब उनको कुछ खास उत्साह नहीं दिखाई देता? तो पॉपुलर सेइंग है कि क्रिप्टो विंटर जो है उसमें वो टूरिस्टों को भगा देता है क्रिप्टो इंडस्ट्री से। सो ये जायज है कि क्रिप्टो मार्केट्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इसलिए काफी सारे लोग इसमें पैसा बनाने के हेतु से आए थे। और जब इसमें पैसा नहीं बन रहा है या उनको लॉस हो गया है तो वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के कहीं और जाए जहां पे उनको लग रहा है कि उनका पैसा बन पाएगा। सो जो डे ट्रेडर्स है, जो इस इंटेंशन से या इस हेतु से आए थे इंडस्ट्री में, उनका ऑब्वियस है कि वो कोई और रेवेन्यू ढूंढ रहे हैं जो स्टॉक मार्केट हो सकता है। मैं भी देख रहा हूँ ट्विटर पे काफी हमारे क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स थे जो या क्रिप्टो के प्रोमिनेंट लोग थे, वो आजकल स्टॉक्स की अपडेट्स भी डाल रहे हैं। मेरा मानना है कि जो क्रिप्टो में हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि क्रिप्टो आपका साइड हसल होना चाहिए अगर आप पैसा बनाने आए हो, और आपका डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग बकेट्स में होना जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो एक साथ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, गिर सकता है, बढ़ सकता है, आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा और वो हो जाएगा। सो अगर वो लोग जो क्रिप्टो में थे और आज नहीं है या स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को। हालांकि अगर कोई नया क्रिप्टो में घुसना चाहता है तो मैं उसे ये भी बोलूंगा कि सीखो इनसे कि अगर सारे पैसे आप एक जगह पे डालोगे तो आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा जब क्रिप्टो मार्केट डाउन जाएगी। सो डाइवर्सिफाई करिए, लेकिन obviously crypto industry is the most successful industry in a very long time, in a very short time। तो उस पे नजर भी रखना जरूरी है। जो भी जा रहा है उनसे मैं बोलूंगा प्लीज नजर रखना, इधर कंप्लीटली मत चले जाओ। तो मुझे एक बात बताइए, आप इसको इतना क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो ये क्रिप्टो विंटर नॉर्मली कितने सालों, कितने क्वार्टर्स, कितने महीनों के लिए जो है वो लास्ट करता है? कविता, क्रिप्टो विंटर का नाम तो आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स से पड़ा है, व्हेन विंटर इज कमिंग, और वो आ ही नहीं रहा था बहुत टाइम से। सो सो हमारे 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 इंडिया में क्या है, मैं जैसे 1 मिनट लूंगा। हमारे इंडिया में क्या है, हमें बारिशी मौसम अच्छा लगता है, हमें ठंड अच्छी लगती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में समर अच्छा लगता है उनको। तो ये वेस्टर्न एनालॉजी है कि ये विंटर चल रहा है क्योंकि बेकार माहौल चल रहा है। बट आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि क्रिप्टो विंटर जो है वो 3 से 4 साल पहले चलता था, फिर 2018 से 20 में वो 2-2.5 साल का हुआ, और अब वो लग रहा है कि 1 से 1.5 साल चलेगा। तो वो जो ड्यूरेशन है विंटर का वो कम होता जा रहा है। अब मुझे बताएं कि किसी को अगर निवेश करना हो तो कौन सी क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रैक कर रहे हैं, किसमें उत्साह दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, सही वैल्यूएशंस दिखाई दे रहे हैं? कविता, आई थिंक आई लॉस्ट यू हियर, बट अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देना चाहूंगा मैं कि आपको कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि आप न्यूज फॉलो करो। जो भी प्रोजेक्ट है जो बना रहे, बिल्ड कर रहे, जो पार्टनरशिप्स कर रहे, जो नई चीजें बना रहे, जो इनोवेट कर रहे, उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, रादर देन कि कल को कौन 100x या 10x हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट ढूंढ के उसमें पैसा डालना। ये बताएं कि अब खैर निवेश की सलाह तो आप नहीं देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है जहाँ पे पॉलीकॉन और स्टारबक्स की बात चल रही है, ये किस तरह की डील है और किस तरह का नयापन हम इस पूरे बाजार में वाता हुआ देख रहे हैं?
कविता, स्टारबक्स जो है वो अपने एक ओडिसी प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसमें स्टारबक्स चाहता है कि उनके वहाँ के जो कस्टमर्स है यूएस के, उनके जो लॉयल्टी पॉइंट्स है वो पॉलीगॉन के ऊपर दिखे। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो अपने लॉयल्टी या अपने कस्टमर्स के लॉयल्टी पॉइंट्स को बाहर दिखाना नहीं चाहती, उनके क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो दिखाना नहीं चाहती। ये एक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट है। तो ये बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि स्टारबक्स चाहता है कि उनके लॉयल्टी पॉइंट्स जो है वो चेन पे रहे, और फिर कस्टमर्स जो है वो इन इन लॉयल्टी पॉइंट्स को यूज़ करके डिजिटल एसेट्स, डिजिटल कलेक्टिबल्स, एनएफटीज खरीद सकते हैं स्टारबक्स के ओडिसी प्रोग्राम पे। ये दूसरा बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज़ स्टारबक्स जैसी मेन स्ट्रीम कंपनी, बड़ी कंपनी जो है वो डिजिटल कलेक्टिबल्स और डिजिटल एसेट्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रही है। तो यानी कि ये शायद हमारा फ्यूचर रहेगा जहाँ पे हम डिजिटल कलेक्टिबल्स के साथ डेली इंटरैक्शन चालू कर देंगे। अभी तो बहुत लिमिटेड है, बट मे बी दैट विल बी द फ्यूचर। अच्छा, अगर हम क्रिप्टो में निवेश की बात करें तो इसमें महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन है, कितनी भागीदारी है? क्या ऐसा है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में तो नहीं, लेकिन क्रिप्टो में जो है महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और ख़रीद रही हैं, और वो वाकई क्या महिलाएं ही हैं जिनके खाते लगातार एक्सचेंजेस पे हम खुलता हुआ देख रहे हैं? निमेश। कविता, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कॉइन डीसीएक्स की, जिसमें उन्होंने बोला कि उनकी तकरीबन 14% जो यूजर्स है वो महिला है, और शायद वो 20% तक जाएगा नंबर बाय द एंड ऑफ 2023। मेरा महिलाओं का इस इंडस्ट्री में आना इज हैज बिकम वेरी इजी, क्योंकि क्या होता है कि हमने जो है हमारी गवर्नमेंट्स या वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन ने एक बैरियर्स खड़े कर रखे हैं टू एंट्री इनटू अ ट्रेडिशनल मार्केट। यानी स्टॉक मार्केट के लिए बैरियर्स है, बाकी सारे मार्केट्स के लिए बैरियर्स है, लेकिन क्रिप्टो के लिए बैरियर्स नहीं है। तो जो है वो बच्चे, महिलाएं और बाकी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन जल्दी कर देता है, और ताकि वो इस इंडस्ट्री में जल्दी आ सके। आपने फिर भी वो बोला कि ट्रेडिशनल मार्केट्स, या क्या ये सही में महिलाएं जो ट्रेड कर रही है? ट्रेडिशनल मार्केट्स में हमने देखा है कि घरों में, जॉइंट फैमिलीज में एक इंसान जो है वो ऑपरेट करता है, लेकिन डीमैट अकाउंट जो है सबके खुले हुए रहते हैं। मम्मी के, वाइफ के, बहन के, पापा के, दादा के, सबके डीमैट अकाउंट होते हैं, बट एक सिंगल ऑपरेटर होता है, और ये किया जाता है ताकि आप टैक्स में बेनिफिट ले सको या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग अलग चला सको। मुझे लगता है कि क्रिप्टो में भी ऐसा ही है। काफ़ी अकाउंट्स ये जो है वो घर में किसी किसी बच्चे या किसी यंग पर्सन के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन वो अकाउंट जो है वो ओपन सबके लिए हो रखे हैं, जिसमें मम्मी, बहन, वाइफ सब आ जाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, यहाँ पर काफ़ी बारीकी से आपने क्रिप्टो बाज़ार की ताज़ा हालात पर प्रकाश डाला, हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद निमेश, समय निकाल कर जुड़ने के लिए आज हमारे साथ। लेकिन इस बीच अब वक्त हो गया है शो को और आगे बढ़ाने का।